Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. And today we discuss chapter number 1, class 12th political science and it is demo video. मैंने आपको बताया था कि भाई हमारा एक पॉलिटिकल का जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है और हाल ही में हमने उसके बारे में वीडियो हम वो डाली थी, आप उन वीडियो को देख सकते हो। और ये हमारी एक डेमो वीडियो होगी कि हम कैसे आपको पढ़ाएंगे, क्या क्या जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करेंगे, वो पिछली क्लास में हमने बता दिया था आपको। तो आप जाकर एक बार वो जो वीडियो हैं वो देख सकते हो। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कैसे आपको ये जो बैच है वो परचेज करना है, कैसे क्लासेस चलेंगी, वो सारी जो चीज़ें हैं उस वीडियो के लिंक पे आप क्लिक करना, वहाँ से आप देख सकते हो। आज हम बात करेंगे डेमो वीडियो है, ये हमारी 2 दिन आपकी डेमो वीडियो चलेगी। उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना। क्लास में रेगुलर आपको लाइव क्लास दी जाएंगी और उसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियो हैं, नोट्स हैं, वो आप साथ के साथ बना सकते हो। नहीं तो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने जो नोट्स हैं उनको बना लीजिए बेटा, बेटर रहेगा। चलिए, चैप्टर नंबर 1 है चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग और पहला ही टॉपिक आता है हमारा चैलेंज ऑफ न्यू नेशन, कि एक नए राष्ट्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। मिडनाइट, मध्य रात्रि के समय ऑन 14 और 15 अगस्त, 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश भारत था, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और वो दोनों पार्ट्स कौन कौन से थे, देखिए उन दोनों पार्ट्स की बात करूं मैं तो एक तो था इंडिया और एक था पाकिस्तान। जो ब्रिटिश इंडिया था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक इंडिया था और एक पाकिस्तान था। एंड फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, इट नोन एज पंडित नेहरू। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री। ये एमसीक्यू में भी आपसे पूछ सकता है, वाइवा के अंदर भी आपसे ये पूछ सकता है, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान रखिए। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उसने एक स्पेशल सेशन बुलाया। क्या बुलाया? एक स्पेशल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का एक स्पेशल सेशन बुलाया दैट नाइट। उस रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक स्पेशल, एक विशेष सदन का, एक सेशन का, बैठक का आयोजन किया गया और उसमें उन्होंने स्पीच दिया और उस स्पीच को कहा जाता है ट्रस्ट विद डायनेस्टी। ट्रस्ट विद डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है और इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रख सकते हो। फिर इसके अलावा हम बात करें, दिस वॉज द मूवमेंट इंडियंस हैड बीन वेटिंग फॉर। भारत की जो जनता थी वो इसी सन का प्रतीक्षा कर रही थी, इसी सन की क्या कर रही थी? प्रतीक्षा कर रही थी, इसी पल का इंतजार कर रही थी। जो भारत की जो जनता थी या जो हिंदुस्तान की जो पब्लिक थी वो इसी समय की या इसी सन की क्या कर रही थी? प्रतीक्षा कर रही थी, वेट कर रही थी। किस समय की? 15 अगस्त 1947 की, या मैं कहूँ कि इंडिया की आज़ादी की, इंडिपेंडेंट की वेट है वो कर रही थी। और जैसे ही भारत को आज़ादी मिली तो दो पहलुओं के बीच पे, 2 गोल्स के ऊपर ऑलमोस्ट सभी लोग एग्रीड हो गए उस चीज़ को लेके, कि भाई सभी लोग क्या हो गए? सहमत हो गए। 2 गोल्स, 2 गोल थे जिनको लेकर सभी के सभी क्या हो गए? सहमत हो गए। ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड, हर एक लोग क्या हो गए? एग्रीड हो गए, सहमत हो गए। कौन कौन से थे? एक तो फर्स्ट जो था वो था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि भारत के अंदर जो शासन जो चले, भारत के अंदर जो शासन जो चले वो किस रूप में चले? एक लोकतांत्रिक सरकार के रूप में चले, या एक लोकतांत्रिक जो सरकार है वो इस शासन को चलाए। इसको बोला गया है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। दूसरे में क्या बताया गया? गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल। सरकार सभी के लिए,
सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, या ये कही जाए कि उस समय जो सरकार जो बनेगी वो सभी के लिए, सभी लोगों के भले के लिए काम करे, बट स्पेशली फोकस, परंतु साथ के साथ, या मेनली फोकस ऑन या स्पेशली फोकस ऑन पुअर पीपल, जो गरीब जो लोग हैं वो, और जो सोशली बैकवर्ड हैं, जो गरीब जो तबके के जो लोग हैं, स्पेशली जो बैकवर्ड जो वर्ग हैं या जो क्लास हैं, उनके ऊपर भी क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। क्या देना चाहिए, ध्यान है वो देना चाहिए। ये जितना दिखाई दे रहा, जितना देखने में आसानी हो रही है हमें कि भाई हम सरकार बना लेंगे और उसको डेमोक्रेटिक रूप से चला लेंगे, सबके भले के लिए पॉलिसी ले आएंगे, वो इतना ज़्यादा आसान नहीं था। दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी। इतना आसान नहीं था। ये क्या नहीं था, इतना आसान नहीं था। इंडिया वॉज बोर्न इन वेरी डिफ़िकल्ट टाइम एंड सिचुएशन। इंडिया का जो जन्म है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट समय, मतलब मुश्किल समय में और कंडीशन। इंडिया का जो जन्म है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी टाइम पे हुआ है और बुरी कंडीशंस के समय हुआ है। क्योंकि देखो 1947 में जब इंडिया का जन्म हुआ या जब इंडिया बना, तो उस समय मैं बात करूं बेटा, तो उस समय क्या चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था और देश की जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो भी क्या हो चुकी थी, डाउन हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी, डाउन हो चुकी थी। और उस समय क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था, और कोल्ड वॉर की वजह से वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में। एक तो यूएसए में और एक दूसरा यूएसएसआर में। और यूएसएसआर का जो प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, रसिया कर रहा था। आगे देखो, इंडिया इंडिपेंडेंट इन 1947। इंडिया को आज़ादी मिली 1947 के समय। परहैप्स ऑन द अदर कंट्री, और कोई भी ऐसा देश नहीं था, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं थी, बाय देम वॉज बोर्न इन ए सिचुएशन मोर डिफ़िकल्ट, कि जिस सिचुएशन में इंडिया का जन्म हुआ है, इससे बुरी सिचुएशन या इससे बुरी हालात में किसी भी देश का जन्म उस समय नहीं हुआ था। 1947 के समय इंडिया का जो जन्म हुआ तो उस समय कंडीशन काफ़ी बुरी थी। इससे पहले या इसके आसपास, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, नो एनी वन कंट्री बॉर्न इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में उसका जन्म नहीं हुआ जिस सिचुएशन में इंडिया का जन्म हुआ था। फ्रीडम कम, हमें आज़ादी मिली विद के साथ, पार्टीशन ऑफ द कंट्री के बंटवारे के साथ हमें क्या मिली, आज़ादी मिली। हमें बंटवारे के साथ में क्या मिली है, आज़ादी मिली है। ये नहीं है कि भाई हमें आज़ादी मिल गई और कुछ नहीं हुआ। हमें आज़ादी मिली पर उसके साथ साथ में क्या हुआ, जो बंटवारा है वो भी हुआ देश का। भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 देश हैं वो निकल के सामने हैं, वो आए हैं। इन 1947 मैनी वॉयलेंसिक एक्टिविटी कंडक्ट, काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस जो हिंसक जो घटनाएं हैं वो घटी, और इसके साथ साथ मैनी पीपल डिस्प्लेसमेंट, काफ़ी लोगों ने क्या किया गया, डिस्प्लेसमेंट किया गया। पीपल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि लोग अपने देश को छोड़कर, अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में जा रहे थे ड्यू टू ओरिजिन ऑफ द नेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियंस। धर्म के आधार पे जो नेशंस है वो बनने लग गए थे या वो बन गए थे। इसके अलावा हमारे देश में 3 चैलेंज हैं वो फेस करने पड़े। 3 challenges mainly after the independent India faced 3 kinds of challenge। 3 प्रकार के जो चैलेंज है वो आपको देखने को मिले हैं। इसमें हम सबसे पहले ही बात करेंगे किसके, यूनिटी की, एकता। देखो यूनिटी, इंडिया के सामने सबसे मेन जो प्रॉब्लम थी वो थी यूनिटी की। अब ये प्रॉब्लम कैसे थी यूनिटी की, अब इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। अभी इंडिया के बारे में बात करते हैं कि इंडिया के सामने ये कैसे एक प्रॉब्लम्स के रूप में क्रिएट है वो हुई।
देखो, इंडिया हैज़ द लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज। इंडिया का जो आकार था वो एक महाद्वीप जैसा था। कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है महाद्वीप, इसका मतलब होता है महाद्वीप। एंड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। भारत का जो आकार था वो काफ़ी बड़ा था और जो डाइवर्सिटी है वो आपको देखने को मिलती थी, विविधता है वो देखने को मिलती थी। डाइवर्सिटी इन सोसाइटी, समाज में। सोसाइटी का मतलब होता है समाज में। कहाँ पे आपको विविधता देखने को मिलती थी? समाज के अंदर विविधता देखने को मिलती थी। स्पोकन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग भाषा बोलने वाले। डिफरेंट मतलब होता है अलग अलग। अलग अलग। स्पोक, स्पोक का मतलब होता है बोलने वाले। बोलने वाले। लैंग्वेज मतलब भाषा। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं वो यहाँ पे रह रहे थे। इसके अलावा मैनी पीपल्स फॉलोड। फॉलोड का मतलब होता है उसका फॉलो करना, एक तरीके से उसको मानना। डिफरेंट कल्चर, अलग अलग संस्कृति को और रिलीजियंस, अलग अलग धर्म को मानने वाले जो लोग थे वो इंडिया के अंदर रह रहे थे। आगे देखिए। एट दैट टाइम इट वॉज वाइडली बिलीव्ड, ये माना जा रहा था दैट ए कंट्री फुल फुल ऑफ सच काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी, उस समय ये माना जा रहा था कि इतने विविधताओं से भरा कोई देश कुड नॉट रिमेन टुगेदर फॉर लॉन्ग, कि कोई भी जो देश है वो एक लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकता। इतने विविधताओं के बावजूद कोई देश इतने लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकता। ये क्या चल रही थी? ये एक अवधारणा चल रही थी, एक कंसेप्ट चल रहा था पूरे विश्व में 1947 के दौरान, और इंडिया ने इस कंसेप्ट को गलत ठहरा दिया। इंडिया ने ये बताया कि जो हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है वो हमारे लिए खतरा नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए यूनिटी है। ठीक है ना। यूरोपियन जो कंट्री थी, क्योंकि देखो पहले मानने वाले मोस्टली जो लोग थे वो फॉलो करते थे यूरोपियन कंट्रीज़ को। और तो यूरोपियन कंट्रीज़ में डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि आपके देश में खतरा है, पर इंडिया ने उस चीज़ को गलत साबित कर दिया कि आप इसको खतरा समझते हो। यदि आप इसको आप अपनी पावर समझोगे तो ये एक अहम रोल अदा कर सकता है उस चीज़ में। इसके बाद जैसे जैसे दिन बीते तो काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो क्रिएट होने लगे। जैसे इंडिया, वुड इंडिया सर्वाइव एज ए यूनिफाइड, क्या इंडिया एकजुट रह सकता है? यूनिफाइड का मतलब होता है एकजुट। क्या रह सकता है? एकजुट रह सकता है। क्या इंडिया एकजुट रह सकता है? ये क्वेश्चन बन के सामने आया। वुड इट मीन रिजेक्टिंग ऑल रीजनल एंड सब नेशनल आइडेंटिटीज, क्या क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय जो पहचान है उनको खारिज कर दिया जाएगा? क्या जो जैसे हरियाणा है, पंजाब है, हमारे यहाँ झज्जर है, रोहतक है, सोनीपत है, नोएडा है, लखनऊ है, ये जो इस प्रकार से आप जो देख रहे हो क्षेत्रीय, ठीक है ना, रीजनल, सब रीजनल्स, आप ये जो है इनकी जो आइडेंटिटी है, इनकी जो पहचान है, उसको क्या खारिज कर दिया जाएगा? क्या उनको खारिज कर दिया जाएगा? ये जो क्वेश्चन है वो निकल के सामने हैं, वो आए हैं। तो ये एक पहली जो प्रॉब्लम थी। अब हम जो कल की जो क्लास होगी उसके अंदर जो सेकंड और जो थर्ड जो प्रॉब्लम है उसको भी डिस्कस है वो करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो डेमो क्लास थी वो अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे नंबर दिए गए हैं, आप उन पे मैसेज करके आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बता सकते हो। और इसके अलावा कोई और आपको डाउटी जो भी डाउट आ रहे हैं तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डेमो क्लास में, और कल आपकी
फाइनल डेमो क्लास होगी, किसी को कोई डाउट लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन बेटा।